नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी के लिए आप सभी जुट गए होंगे। यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में एनटीए कंडक्ट कराता है। इस बार का जो जून साइकिल है वो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हो गया है 27 अगस्त को। अब जानते हैं आप सभी कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ, बीच में लीक हुआ, लीक होने के बाद ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम के तौर पे कंडक्ट कराया गया। तो आज जितने भी हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट से दिसंबर की तैयारी में जुड़े हुए हैं, आज हम उनसे यूजीसी नेट हिंदी का जो सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आपसे कि इस पूरे पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। साथ साथ हमें ऐसे कौन से पोर्शन है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से ऐसे पूरे सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें पूरी तरह से छोड़ देना है। पूरी तरह से क्या करना है? छोड़ देना है। कुछ 5 पॉइंट है मैं लिख रहा हूँ। पहला, पूरी तरह से छोड़ देने वाला टॉपिक, ठीक है। दूसरा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले टॉपिक। बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले टॉपिक, ठीक है। तीसरा, किसे हम देखते हुए निकलें, मतलब छोड़ना नहीं है, इसे ऐसा नहीं करना छोड़ना है, किसे देखते हुए निकलना है। चौथा, ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पर हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो हमें याद करने होते हैं, बहुत ज़्यादा रटने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें क्या करना है। 5वें पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है, ठीक है। दरअसल हमें सिलेबस तो सारे लोग बता देते हैं और उस सिलेबस पे चर्चा भी कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं कोई बताता कि हमें उस पूरे सिलेबस में क्या अच्छी तरह पढ़ना है और क्या पूरी तरह छोड़ देना है, मतलब पढ़ना है और छोड़ देना है। आज हम आप लोगों से इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पूरे पाठ्यक्रम में जो हमारे इकाई 1 से 10 तक के जितने भी यूनिट हैं, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और कैसे टॉपिक को हमें पूरी तरह से छोड़ देना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पे हम चलते हैं। यूनिट फर्स्ट पे वहाँ देखते हैं कि हमें क्या करना है। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका पाठ्यक्रम है और ये जो आपकी यूजीसी की वेबसाइट है, मैंने वहाँ से डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए, जो पहली यूनिट है हमारी वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। आप इसे समझ पा रहे होंगे कि हिंदी भाषा और उसका विकास।
ये जो आपका पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने यूजीसी के जो यूजीसी की वेबसाइट है मैंने वहाँ से डाउनलोड कर रखा है। ये ऑथेंटिक सिलेबस है आप सभी का। आप इसमें देख लीजिए, जो हमारी पहली यूनिट है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस यूनिट में देख लीजिए, इस यूनिट में हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक दे रखे हैं जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इम्पॉर्टेंट है ये, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्रत्येक वर्ष जितनी भी साइकिल में एग्ज़ाम होते हैं एक प्रश्न यहाँ से होता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आप लोग इम्पोर्टेंट यहाँ नोट करिए, क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। उनका वर्गीकरण और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, इनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी के रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, रूप, वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम में हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है? हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। प्रत्येक वर्ष जो हमारे आर्टिकल 343 से 351 तक है, ये हमें अच्छे से कंठस्थ करने होते हैं। ये आप कर लो, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, ये है पूरा जो हमारा सिलेबस है उसकी पहली इकाई। अब हम पहली इकाई के बारे में अगर आपसे बात करें तो मैं एक नया पेज में आपसे कुछ बातें करूँगा। सॉरी, ऐड पेज, ठीक है, ये हो गया। जो हमारी पहली यूनिट है ना दोस्त, पहली यूनिट है वो है हिंदी भाषा। इसे आपको बहुत अच्छे से 10 दिन समय देना है इस पर। 10 दिन समय देने के बाद आपको एक 20 पेज के नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स प्लस प्रश्न 20 पेज में, प्रश्न यानी PYQ जितने भी हैं 10 दिन में। ये 10 दिन में एक यूनिट पूरी तैयार हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है अगर आप सही से कर लो तो। उसके बाद इस यूनिट पे कभी आपको समय नहीं देना है। इस 20 पेज और इस PYQ से आप हर हफ्ते, प्रति सप्ताह इसे 2 से 3 घंटे देने हैं। रिवाइज होता चला जाए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इस यूनिट से आपके 5 से 6 प्रश्न आते हैं प्रत्येक पेपर में। यहाँ से आप अगर 6 प्रश्न आते हैं तो आप 5 कर लोगे, 5 आते हैं तो आप 4 कर ही कर लोगे। ये आपकी पहली यूनिट की स्ट्रेटजी होगी। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं आपको अगली एक वीडियो में एक यूनिट पे बात करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से बात करूँगा। और सारे यूनिट के नोट्स के साथ साथ मैं क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये पहली यूनिट की स्ट्रेटजी हो गई। और इसमें 20 पेज में ये जितने भी PYQ आए हुए हैं
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, विशेष टॉपिक जो हैं, और PYQ को देखते हुए हम 20 पेज के नोट्स को बनाएंगे। 20 पेज के नोट्स और प्लस उसमें PYQ ऐड करने के बाद PYQ मैक्सिमम हम 100 PYQ ऐड कर लेंगे और 15-16 पेज का हम नोट्स बना लेंगे, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के ऊपर बात कर लेंगे, कैसे वैदिक संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश उसका विकास कैसे हुआ। तो इस पे हालांकि आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये पहले यूनिट की हमारी जो है क्या है, रणनीति हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे यूनिट पे अपने, उसमें देखते हैं क्या क्या है। दूसरा यूनिट जो है हमारा वो है कुआं। आप इसे क्या कह सकते हैं, एक महासागर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी यूनिट है इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा देखना है, आदिकाल से लेके आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी जो बट गए सारे, उसे भी हमें देखना है। कैसे, कौन कौन से? सबसे पहले जो भी देख ले, नीचे होगा उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधा, हिंदी का प्रवासी साहित्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, देखते हुए चलना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की स्ट्रेटजी के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास पूरा समय है, अच्छा समय है और बेहतर समय आप दे सकते हैं इसमें, तो आप कोई एक हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक को पढ़ जाइए। उसमें आप रामचंद्र शुक्ल को भी देख सकते हैं, RS रामचंद्र शुक्ल को भी आप पढ़ सकते हैं, नगेंद्र को भी पढ़ सकते हैं। किसी को आप ना पढ़ पाइए तो एक पुस्तक तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये पुस्तक किसकी है, कितनी मोटी है? ये पुस्तक 200 पेज, मैक्सिमम 200 पेज की है, हालांकि ये 178 पेज के आसपास की ही है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इससे मोटा आपको क्या होगा ना, कि पूरी हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल के बीच का जो यात्रा है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और मोटा आपको पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी। इसमें देख लीजिए क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो दूसरी यूनिट है, उसमें हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, काल विभाजन नामकरण, हिंदी साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। ऐसे में आप आ जाइए। उसके बाद देख लीजिए रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्धनाथ, अमीर खुसरो, कविता, विद्यापति पदावली, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में ये सारी चीज़ें आ गई। हम विस्तृत कभी चर्चा करेंगे यूनिट 2 को, चूँकि दूसरे यूनिट में अगर हम प्रश्न की बात करें ना, तो दूसरे यूनिट में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो बेहद ज़्यादा होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरी यूनिट से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं करीब 15 से 20 प्रश्न तक यहाँ से देखे जाते हैं। इसकी अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जो मेरी 5 से 10 तक की 10 इकाई है ना, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 5, 6, 8, 9, 10, ये है कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गतिविधियाँ।
ये यूनिट भी यहीं हमें देखने को मिलता है दूसरी यूनिट में, ये 5 से 10 तक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये 15 से 20 क्वेश्चन करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और ये 20 क्वेश्चन में अगर आप 12 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो ये पूरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपके हाथ में होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके ऊपर मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा। हाँ, आगे जब चर्चा, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, कहानी, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और निगद्यता पे, तो इस चर्चा आप समझ पाएंगे कैसे क्या इसमें हमें पढ़ना है। उसके बाद आइए देखिए तीसरी यूनिट जो है हमारे साथ, जो तीसरी यूनिट है वो है काव्यशास्त्र की। ये काव्यशास्त्र एक तीसरी यूनिट जो है ये हमें बहुत अच्छा नंबर दिला देती है, जिसमें खुद की संतुष्टि भी रहती है। क्योंकि इसमें देखिए, आप अगर बीए करके आ रहे हैं उसमें भी आप भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ लिए होंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी पढ़ लिए होंगे आप। इसमें आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। रस निष्पत्ति, साधारीकरण, सबसे बड़ी बात, इन सभी का एक दूसरे से इतना अच्छा कनेक्शन है। भारतीय काव्यशास्त्र का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, नीचे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये इनका सिद्धांत है। त्रासदी विरेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। यानी एक प्लेटो 1, अरस्तु 2, वर्ड्सवर्थ 3, कॉलरिज 4, इलियट 5, रिचर्ड 6। उसके बाद आपको नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये छोटे छोटे आप एक घंटे में इसको क्लियर कट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को आपको समझना है कि नई समीक्षा आंदोलन कब आया, मिथक क्या होता है, मिथक से आप क्या समझते हैं, फंतासी क्या होता है, कल्पना सिद्धांत किसने दिया था? कॉलरिज ने। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत और कल्पना सिद्धांत में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर हमें बातें करनी है, हमें समझना होता है। प्रतीक, वाकई में प्रतीक होता क्या है, बिंब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो यहाँ से हमको लगता है, अगर प्रश्न की बात किया जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आता है, जिसमें से आप 4 को प्रश्न अगर सही से इस पर समय दे दें, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग का सिस्टम नहीं होता, सीरीज़ में लगाने के लिए आते हैं। काव्य लक्षण से रिलेटेड उसे संबंधित किसी की पंक्ति दे दिया कि ये पंक्ति काव्य लक्षण से संबंधित किसने बोली है, या ये पंक्ति किसकी है। तो जैसे भामा की कुछ पंक्तियाँ हैं काव्य लक्षण से संबंधित, भरत मुनि की हैं, ऐसे सभी की पंक्तियाँ हैं। वो कुछ पंक्तियाँ हैं जिसे मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, आप उसे डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में जब यूनिट वाइज हम बात करेंगे, तो अभी तो बस सरसरी निगाहों से पूरे सिलेबस को देख रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4, इसे आपको बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके प्रश्न जो होते हैं, ये प्रश्न हमें नहीं पता होते कि कहाँ से आ रहे हैं। मोटी मोटा इसमें हमें गांधी, अंबेडकर, लोहिया, इन तीनों के जीवन परिचय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना होता है। इनकी किताबें पढ़ लेनी होती हैं, इनके सिद्धांत जान लेने होते हैं। गांधी अंबेडकर के बीच में ऐसी कौन सी बातें थीं, जो मतभेद था, वो सारी चीज़ें हमें समझ लेनी होती हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ के आ रहे हैं ना ऊपर से, तो हिंदी नवजागरण आप वहाँ भी देखोगे, भारतेंदु युग में कैसे हिंदी नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, इसकी वैचारिकी पृष्ठभूमि जो है, ये सब कुछ हमें समझना होता है। खड़ी बोली का आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, 1800 के आसपास का जो सब कुछ आंदोलन था हिंदी को लेके, ये वैचारिकी पृष्ठभूमि, यानी जो भी वैचारिकी पृष्ठभूमि थी, वैचारिकी थी हिंदी को लेकर के, उसकी पृष्ठभूमि को आपको सही तरीके से समझना है। इस सिलेबस में चौथे इकाई को रखने का हमको लगता है मेन उद्देश्य उनका यही है।
लास्ट में हम आते हैं कुछ सिद्धांत हैं, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिज्म, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। अस्मितामूलक विमर्श आज के समय में इससे एक प्रश्न बन ही रहे हैं। दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहाँ से भी 2 प्रश्न बन जाते हैं, 2, 1, 3। इस यूनिट से कभी कभी मैक्सिमम हमें 7 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कभी 3 भी देखने को मिलते हैं, कभी 5 भी देखने को मिल जाते हैं। यानी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है। इस पे आप मैक्सिमम लगातार दे रहे हैं तो 5 दिन का एक समय दीजिए। एक छोटा सा करीब 15 से 20 पेज का आप एक नोट्स तैयार कीजिए और उसे बार बार रिवाइज़ करिए। अब जो आपके काम की चीज़ें आ रही हैं वो हैं यूनिट 5 से लेके यूनिट 10। ये यहाँ से मैं बात करूँ, अगर यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 का जो पोर्शन है ना, पाँच से लेके इकाई 5 to 10, यहाँ से आपको 55 प्रश्न देखने को मिलते हैं। समय लेता है ये, बहुत पेशेंस के साथ आप इसकी तैयारी करेंगे। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि आपको 5 साल लग जाएंगे लाइन बाय लाइन कंठस्थ करने में। हाँ, हो सकता हो आप 1 साल में भी इसे कर लें, लेकिन टाइम बहुत लगता है। 5 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसे 2 साल कर देता हूँ। यहाँ से 55 प्रश्न आते हैं। 55 प्रश्न से 60 प्रश्न तक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट तरीके से पढ़ लिए तो आप 50 प्रश्न, 45 से 50 प्रश्न तक आप यहाँ से सही कर लोगे। और जिस दिन आप यहाँ से इतना सही कर लिए, आपके हाथ में JRF 110%। इस यूनिट को कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, और आपके साथ जुड़ के जो भी मेरे नोट्स हैं मैं वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे कैसे इसे टैकल करना है, इसके साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है, एक एक यूनिट के एक एक चीज़ों को कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ये चीज़ हमें समझना है। तो मैं चलता हूँ यूनिट 5 पे। हाँ, यूनिट 5 जो कविता है, सिलेबस पे ही बात कर लेते हैं आज। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज रासो जी लगे हुए हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, एक प्रश्न यहाँ से 100%, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए तो कोई भी परीक्षा आप दे दीजिए अमीर खुसरो से संबंधित, सारे के सारे परीक्षा में जो भी अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न आएंगे आप उसे कर लोगे। विद्यापति की पदावली, ये संख्या 1 से 25 तक लगे हुए हैं। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो संकलित किया है, 160 से लेके 209 तक के पद। जैसी ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास जी लगे हुए हैं, उनका रामचरितमानस से उत्तरकांड लगा हुआ है। बिहारी सतसई, दोहा संख्या 1 से 50 तक। घनानंद, मीरा। अब देखिए, अब जो ये पोर्शन आ रहा है ना, ऊपर का तो आप मुश्किल से 3 से 4 दिन समय दे दीजिए और एक बार इसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए, और इन लोगों के जीवन परिचय से संबंधित, जीवन परिचय का मतलब ये है इनके संबंध में, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामविलास शर्मा आदि, ऐसे कुछ ऐसे जो आलोचक हैं, इनका मानना या फिर इनकी आलोचनाएं इन लोगों के पक्ष में या फिर विपक्ष में, इन लोगों के संदर्भ में क्या है, मोटी मोटा आपको इसकी जानकारी होनी है, क्योंकि 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अब जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको सही से पढ़ने हैं। ये पोर्शन
यहाँ से आपको बहुत प्रश्न आधुनिक काल से देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, आप एक बार में बैठ जाओ तो सारी कविताएं पढ़ सकते हो। कुछ कविताएं ऐसी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास, नहीं पढ़ना है आपको, इसे केवल समझ लेना है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत नवम सर्ग, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल इसे समझना है। समझने के साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत भारती और साकेत से कैसे प्रश्न पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। हमें उस स्ट्रेटजी के साथ हमें तैयारी करनी है, उस स्ट्रेटजी को देखते हुए, उस PYQ को फॉलो करते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी, कामायनी में जो श्रद्धा लज्जा एड़ा, ये 3 सर्ग हैं, इसकी जानकारी हमें अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी आंसू आप पढ़ सकते हैं, कामायनी को भी, इन तीनों सर्गों, कामायनी के इन 3 सर्गों को आप पढ़ सकते हैं। निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बाधो न नाव, इष्ठाओ बंधु। आप इसे क्या करो, अच्छी तरह से पढ़ लो निराला, एक प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, 3 घंटे में पढ़ लोगे इसे। सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन और प्रथम रश्मि, इसे पढ़ना है, पढ़ लेना है, बहुत छोटा है। महादेवी वर्मा 4-5 कविताएं इनकी लगी हुई हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को कि कैसे पढ़ना है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखना है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, PYQ को ध्यान में रखते हुए कि महादेवी वर्मा से पिछले 5 सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं से संबंधित पिछले 5 सालों में हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जब तक हम उसे नहीं देखेंगे, हम पढ़ते चले जाएंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ और ये मेरे काम की चीज़ें हैं कि नहीं है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये रश्मि रथी आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, मैं तो कहूँगा मत पढ़ो, आप इसे देख लो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर लो। मोटी मोटा ये जो सारी कविताएँ हैं, इसे आप ये देखना है कि कौन से संकलन में संकलित हुआ है, प्रकाशन वर्ष क्या है, कवि कहना क्या चाहता है इसके माध्यम से, कुछ विशेष पंक्तियां हैं उसकी, कुछ उपमाएं हैं उसमें, उपमाओं के साथ साथ कुछ शब्द हैं जो विशेष हैं, कुछ विशेष शब्द, कुछ विशेष जानवरों के शब्द। आजकल तो ऐसे ऐसे पूछ लिए गए हैं कि फलाना कविता में किस वाद्य यंत्र का जिक्र किया गया है, उसमें ऑप्शन दे देगा ढोल, सारंगी, ऐसे मतलब 4-5 ऑप्शन दे देगा। अब आप उस कविता को नहीं पढ़े हो तो फिर नहीं कर पाओगे। उस कविता को आप पढ़ भी लिए हो और आपको ये नहीं पता कि उसमें से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दोगे। तो ऐसे में हमें PYQ ध्यान देना है। PYQ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आ जाइए नागार्जुन पे। नागार्जुन की आपको एक एक कविता को पढ़ लेना है, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं ये सारी कविताएं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बोल के, मतलब ये कविता को मैं वाचन शैली में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, भेज दूंगा। उसमें ये भी बता दूंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बता दूंगा, जो क्लिष्ट वर्ड होंगे वो भी बता दूंगा। वात्स्यायन, हीरानंद वात्स्यायन, ये कलगी वाजरे की, यदीप अकेला, हरी घास क्षणभर, असाध्य बेड़ा, कितनी नाव कितनी बार। छोटी छोटी कविताएं हैं, आप इसे पढ़ सकते हो और पढ़ना ही होगा, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल में, पढ़ लेना है। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इनसे एक प्रश्न आजकल पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसार, बहुत छोटी छोटी कविता है, हमें इसे पढ़ना है। इस यूनिट से 10 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे से इस यूनिट को आप कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे अच्छी यूनिट है हिंदी उपन्यास। उपन्यास पढ़ने में सबको मज़ा तो आता है, लेकिन कैसे उपन्यास पढ़ने में मज़ा आता है वो आपको ही पता है और मुझे भी पता है। आपके पसंद के उपन्यास अगर आपको मिल जाए तो उसमें आपको आनंद आएगा। मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से उपन्यास आपको पढ़ लेने हैं और कौन से उपन्यास नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने इसमें से एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि कुछ उपन्यास ऐसे हैं आप उसे पढ़ने बैठ जाओ ना तो ये सितंबर महीना चल रहा है ना, आप पूरे सितंबर को लगा दोगे केवल एक उपन्यास पढ़ने में। और
केवल उपन्यास के आधे पोर्शन को भी आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, या पूरे उपन्यास एक यूनिट को भी कवर नहीं कर पाओगे, आपके दिसंबर का जो एग्ज़ाम का डेट है ना वो निकल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ, आप छोटी छोटी कुछ उपन्यास हैं, 2-4 उपन्यास, उसे पढ़ जाओ। आप पहला उपन्यास पढ़ जाओ, देवरानी जेठानी की कहानी, बहुत छोटा उपन्यास है, बहुत छोटा उपन्यास, इसे पढ़ जाओ। आपका बंटी आप पढ़ जाओ, एक पढ़ जाओ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देवरानी जेठानी, आपका बंटी, दो ही पढ़ जाओ, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं पढ़ पाओगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सारे के सारे उपन्यास लाइन बाय लाइन पढ़ लिए होंगे। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और वो अभी बहुत जल्दी में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरा दिसंबर में ही कम से कम यार नेट तो हो जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा इसे कैसे पढ़ना है। आप लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है, इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा। कैसे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मैं उसे निकाल के दूंगा आपको। गोदान, शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बाड़भट्टी की आत्मकथा है, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृत लाल नागर, मानस का हंस, भीष्म साहनी, तमस, श्रीलाल सुख, राग दरबारी, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, जगदीश चंद्र माथुर, धरती धन्ना अपना। आपके सिलेबस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 उपन्यास लगे हुए। आपको 13 दिन का समय देना है, एक दिन में एक उपन्यास को समझना है। इस उपन्यास में कहा क्या गया है, पात्र को ध्यान में रखना है, साथ ही उसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अगर आपको इस उपन्यास की, सारे उपन्यास की पुस्तक आपको मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम ज़रूर करिए, इस सभी उपन्यास की जो भूमिका है स्टार्टिंग में होती है, आप उसे ज़रूर पढ़ जाओ। भूमिका मैक्सिमम 1 पेज की होती है, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ जाओ। इसकी बात हो गई। सबसे अच्छी यूनिट जिसमें आप 100% नंबर आप गेन कर सकते हो, वो है हिंदी कहानी और हिंदी निबंध। मेरा हिंदी कहानी और हिंदी निबंध से लगभग 90% क्वेश्चन बन जाते हैं अगर इस सिलेबस से हैं तो। कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिट 2 से पूछ लिए जाते हैं, जो इस सिलेबस से बाहर के होते हैं। आप समझ रहे होगे ना, वो क्वेश्चन बनने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो यहाँ से होते हैं वो लगभग 90% प्रश्न बन जाते हैं। इस पूरी कहानी का जो पोर्शन है, आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली 2 कहानी है इनकी। माधवराव सप्रे की 1 कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही 1 कहानी है। प्रेमचंद की 2 कहानी है, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना 1 कहानी है इनकी। चंदर शर्मा गुलेरी 1 कहानी है इनकी। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप 1 कहानी है। जैनेन्द्र अपना अपना भाग, इनकी भी 1 कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी 2 कहानी है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। अज्ञेय 1 कहानी है। शेखर जोशी 1 कहानी इनकी भी है। भीष्म साहनी, इनकी 2 कहानियाँ हैं। अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती, इनकी भी 1 कहानियाँ हैं। सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई, इनकी व्यंग्यात्मक कहानी है 1, इंस्पेक्टर मादा दीन चाँद पर। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, 1 कहानी है। कमलेश्वर की कहानी है राजा निरंबशिया,
निर्मल वर्मा की एक कहानी है परिंदे। आप देखिए 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 11 2 13 14 16 17 18 19 20 21 पूरी 21 कहानियाँ हैं। आपको मैक्सिमम 15 दिन का समय इसमें देना है। 15 दिन में सारी कहानी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है। एक अच्छा PYQ को देखते हुए साधारण अपने हिसाब से खुद के एक नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं PYQ को देखते हुए, मैं बताऊंगा। और ये सारी कहानी दिसंबर के पहले मैं आप सभी को लाइन बाय लाइन एक प्लेलिस्ट बना के पढ़ा दूंगा। सारे कहानी और निबंध दिसंबर के पहले मैं पढ़ा दूंगा लाइन बाय लाइन, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी यूनिट के को तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख सकते हैं, फैक्ट को चेक कर देख सकते हैं, उससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को देख सकते हैं। उसमें से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बनने की जो उम्मीद है, हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं आपसे कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे यूनिट को लाइन बाय लाइन पढ़ना अभी दिसंबर से पहले उतना समय अपने पास नहीं है कि मैं उसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकूं। आगे मैं कोशिश करूंगा आगे के लोगों के लिए कि उसमें भी कुछ ऐसी छोटी छोटी जो रचनाएं हैं उसके भी लाइन बाय लाइन मैं पढ़ूं और पढ़ाऊं। तो हिंदी कहानी और हिंदी निबंध, आप इसके बाद देखिए हिंदी निबंध एक यूनिट होगा, ठीक है। ये जो नाटक पोर्शन है ना, इसे हाँ, उसके बाद कहानी के बाद आप आ जाइए नाटक, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट। कहानी के बाद आप आ जाइए नाटक। नाटक में आप देख लीजिए कि सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती के 1 नाटक लगे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ये लाल नहीं है, ये थोड़ा गलत टाइपिंग है। सिंदूर की होली 1। मोहन राकेश के 2 नाटक लगे हुए हैं, हबीब तनवीर के 1 नाटक लगे हुए हैं, सर्वेश्वर दया सक्सेना के 1 नाटक लगे हुए हैं, शंकर शेष के 1, उपेंद्रनाथ अस के 1, मन्नू भंडारी के 1। 3 2 5 6 7 3 2 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14, मेरे पास 14 नाटक लगे हुए हैं अपने सिलेबस में। इस 14 नाटक से कम आपको 7 नाटक पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं आपको। भारतेंदु के दोनों नाटक पढ़ लेने हैं, अंधेर नगरी बहुत छोटा है, 2 घंटे में आप पढ़ लोगे, और भारत दुर्दशा, ठीक है। आपको आगरा बाजार पढ़ लेना है। जितना ज़्यादा सिलेबस लाइन बाय लाइन पंक्ति, सबसे बड़ी बात PYQ को पहले PYQ देख लो, कैसे कैसे क्वेश्चन अंधेर नगरी से पूछे गए हैं, उसके बाद आप इस पुस्तक को उठाओ। मेन पॉइंट, मेन पंक्तियों को आप पॉइंट आउट करो, देखो आप उसे। उसके बाद आप किसी बकरी पढ़ सकते हो, महाभोज तो बड़ा हो जाएगा, आप नहीं पढ़ो। मोहन राकेश का जो दोनों नाटक है, आधे अधूरे और आगरा बाजार, आप उसे पढ़ सकते हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन सा आप पढ़ो इसमें से? अंधायुग मैंने लिख दिया, अंधायुग पढ़ सकते हो, बहुत छोटा नाटक है, बहुत बड़ा नहीं है। आप ध्रुव स्वामिनी पढ़ सकते हो, 8वां, ये नाटक भी पढ़ लो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप सारे नाटक पढ़ लो, 14 के 14 नाटक पढ़ लो। आप पूरे नाटक में आप 20 दिन का समय दे दो, 25 दिन का आप समय दे दो। 14 दिन में 14 नाटक है ना, कुछ नाटक ऐसे हैं कि एक दिन में आप 4-4 नाटक पढ़ सकते हो, 3-3 4-4 नाटक पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आप इसमें 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए पूरे नाटक पढ़ने में। 10 दिन में आप नोट्स बनाइए। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, आप इसे कैसे कर सकते हो और भी अच्छी तरीके से।
आप इसमें पूरे 25 दिन का समय दीजिए। स्टार्टिंग के आप 3 दिन PYQ देख लीजिए, कैसे कैसे PYQ। 15 दिन में आप इसे पूरे नाटक को पढ़ लीजिए। उसके बाद 15 दिन 18, 7 दिन में आप सारे नाटक के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ठीक है, आ जाइए हिंदी निबंध पे। इसे भी आपको लाइन बाय लाइन सारे निबंध को पढ़ने हैं। बहुत छोटे छोटे निबंध हैं। ये निबंध थोड़ा बड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, इस निबंध से आपको बहुत कुछ अस्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इस निबंध को आपको छोड़ना नहीं है। एक निबंध है जिसके ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है, ये है बालमुकुंद गुप्त का। आप इस सिलेबस को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाएंगी। सारे लोग, सारे यूट्यूब चैनल जितने भी हैं, सब ऐसे लपेटते चले जाते हैं। इस पूरे सिलेबस में जब से UGC के वेबसाइट पे है तब से ये बालकृष्ण भट्ट ही लिख के आता है। लेकिन आप चेक कर लीजिए, शिव शंभू के चिट्ठे नाम का जो निबंध है वो बालमुकुंद गुप्त जी का है। सारे निबंध आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं। आप देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो है, इनके 2 निबंध लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। सारे निबंध आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं। यहाँ से भी आप किसी भी तरह से आपको 90% प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आते हैं, उसमें से अगर आप 9 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप 1% की कैटेगरी में हो। आप ये मान लो। 10वीं यूनिट जो है वो बहुत लंबी यूनिट है। वो है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधा। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक को छोड़ के हिंदी साहित्य में जितनी भी अन्य गद्य विधाएँ हैं, लगभग उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विधाओं को इसमें संकलित किया गया है इस पूरे सिलेबस में। जैसे इसमें रिपोर्ट है, रिपोर्टाज जिसे कह सकते हो, रिपोर्टाज, रेखा चित्र जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है, ठकुरी बाबा रेखा चित्र है, तुलसी राम आत्मकथा है, दलित आत्मकथा आप इसे कह सकते हो, कह सकते हो, हो ही है ये। शिवरानी देवी ये जीवनी है। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, आप आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई, ये क्या है, एक कहानी है, पढ़ सकते हो आप, बहुत छोटी कहानी है। जिसे पढ़ सकते हो मैं डबल टिक मारता हूँ यहाँ पे, इसे कर दो, इसे आप पढ़ लेना। कौन है ये, मन्नू भंडारी, रुक जाओ, जिसे आप पढ़ सकते हो मैं उसे करता हूँ, जिसे पढ़ सकते हो उसे ट्रिक करता हूँ, इसे पढ़ लेना, आप पढ़ सकते हो, इसे भी पढ़ सकते हो, इसे थोड़ा सा समय लगेगा, छोड़ दो, इसे भी समय लगेगा, जीवनी, इसे पढ़ लो आप, इसे भी नहीं पढ़ पाओगे। हरिवंश राय बच्चन की जो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे भी पढ़ने में समय लगेगा। रमणिका गुप्ता की जो आप खुदरी है, ये भी आत्मकथा ही है, और क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी आत्मकथा है, आत्मकथा। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव एक कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ कहानी, आप इसे भी पढ़ सकते हो, बहुत छोटी है, 3 घंटे में दोनों पढ़ो, मस्त पढ़ो और सिलेबस उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसमें क्या महत्वपूर्ण है आप उसे कर लोगे तो ये कर लोगे, बाकी इसे पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। इसकी किताब आप देख लेना पहले एक बार। मुक्तिबोध की जो है एक लेखक की डायरी, आप इसे भी पढ़ने में आपको समय लग जाएगा, इसे भी ना पढ़िए। ये यात्रा साहित्य है दोनों। ये मुक्तिबोध की जो एक लेखक की डायरी है, ये भी आत्मकथा ही है। डायरी या आत्मकथा इसे कह सकते हो, दोनों। इस विधा को एक बार चेक करना होगा। ये राहुल संकीर्तन और अज्ञेय, ये इन दोनों का जो है यात्रा साहित्य है। इसमें से आप देखिए 1 2 3 4 5 रचनाएं आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगे हुए हैं, जिसमें से आप 6 पढ़ सकते हो। बाकी जो भी है मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, क्या इसमें और कर सकते हैं। ये पूरी बात हो गई। आगे मैं जो आपके लिए लेके आऊँगा वो सबसे पहले हिंदी कहानी अगले महीने से लाइन बाय लाइन लाइन से एक एक कहानी PYQ और MCQ इम्पॉर्टेंट और निबंध, ये मैं लाइन बाय लाइन करा दूँगा। इसका भी सेम PYQ। लेकिन दोस्त ये हो गई हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस की बात। अब जो कॉमन इकाई है, 2 शिफ्ट में हमारे पेपर होते हैं। पहला फर्स्ट पेपर जिसे कहते हैं, दूसरा सेकंड पेपर। हमें फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छी करनी होगी। फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से एनालिटिकल वीडियो उसका भी होगा, आप इसे देखिए। और प्लीज़ जैसा भी लग रहा है ना, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपसे क्या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर कुछ लाभ हो सकता है तो आप बताइए। इसमें कुछ अगर ज़रूरत लग रही है आपको, आप उसे बताइए। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। अभी ये शुरुआत है, आप दिसंबर तक देखेंगे कि आपको इस चैनल से जितना लाभ होगा उतना कहीं नहीं मालूम होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।